हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में बताऊंगी। मतलब यहाँ पर हम पूरे प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे, जितने प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए, साथ ही 2 अंक वाले और 4 अंक वाले सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही सारे विषयों की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर सारे विषयों की पीडीएफ आपको लगातार मिलते रहती है, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने गद्य, पद्यखंड और वितान सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर एक वीडियो में आपको दिए हैं, तो वो भी आपने लिख लिए होंगे, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। आज हम देखने वाले अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, साथ ही सही विकल्प वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया गया। तो पहले प्रश्न में आपको पूछा गया संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। धातु पूछी गई यहाँ पर, मतलब किससे वो बना है। तो इसका सही उत्तर ख नंबर का है, चर धातु से हुई है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम। तो सिनेमा है, जिसे देखकर सुनकर क्या होता है, व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है, मतलब वहाँ पर उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में है क्या। तो यहाँ पर दूसरा उत्तर हो जाएगा। तीसरा उत्तर आपको पूछा गया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में यहाँ पर की गई थी। तो इसका सही उत्तर है क नंबर का, सन 1936 में। तो ये सारे सही विकल्प हो गए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए की ओर बढ़ते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कौन सी पत्रकारिता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है पीत पत्रकारिता इन्हें कहा जाता है। तो ये जो पत्रकारिता का प्रकार होता है, ये उसमें कहा जाता है। उसके बाद में पूछा गया है डायरी, अतरंग, खालिस्तान साक्षात्कार है। तो यहाँ पर आएगा डायरी, अतरंग एक साक्षात्कार है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद में पूछा डायरी, नितांत, खालिस्तान रचना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यक्तिक रचना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्यक्तिक रचना लिखना है। इस प्रकार से आप लिख देंगे व्यक्तिक रचना। तो ये आपके रिक्त स्थान भी पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। तो यहाँ पे सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला है पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है। तो बिल्कुल सत्य है, समाचार आप पढ़ते हैं, पत्रकारिता में पूरे समाचार ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उत्तर एकदम सत्य हो जाएगा। तो आपका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि वो पढ़ नहीं सकते तो वो समाचार पत्र को कैसे पढ़ेंगे और सशक्त माध्यम उनके लिए कैसे होगा, तो ये उनके लिए नहीं है। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो बिल्कुल सही है ये, तो डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो यहाँ पर आपने सत्य सत्य लिख लिया। अब एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपको समाचार को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही बीट भी पूछा गया और लाइव भी। तो ये सारे एक वाक्य के उत्तर चलिए देख लेते हैं। उसके बाद हम 2 अंक और 4 अंक वाले भी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे जो एक वाक्य पूछेगा, उसका पहला उत्तर जो आपको पूछा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक वाक्य का पत्रकारिता। इसी प्रकार से बीट की परिभाषा यानी कि लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो अपराध हो यानी कि क्राइम रिपोर्टर होते हैं, खेल में स्पोर्ट्स रिपोर्टर होते हैं, स्पोर्ट्स एंकर होते हैं, फिल्म कृषि होती है, यहाँ पर वो अलग अलग, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों की ये क्या कहलाती है, अलग अलग बीट कहलाती है। तो इन्हें ही बीट कहा जाता है। तो उसके बाद में लाइव पूछा गया। तो लाइव क्या होता है, सभी को अच्छे से पता है लाइव क्या होता है। तो जब किसी समाचार या घटना का सीधे स्थल से प्रसारण किया जाता है तो इसे लाइव कहा जाता है, या इसे ही लाइव समाचार कहा जाता है। तो डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्टली प्रसारण जो होता है उसे लाइव कहा जाता है। चलिए अब 2 अंक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या पूछे गए 2 अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको पूछा गया मौखिक संचार किससे कहते हैं। तो आपको उत्तर लिख लेना है। इस प्रकार से होता है ओरल कम्युनिकेशन। शाब्दिक या मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। यह व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए यानी कि बातचीत के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको बता देना है इसमें कौन कौन से भाषण आदि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मौखिक संचार जिसमें बोला जाता है। तो ये आप सभी को अच्छे से पता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं। साथ ही प्रिंट मीडिया के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया यानी कि प्रिंट यानी क्या होता है, एक मुद्रित माध्यम, संचार जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। तो सबसे पुराने आधुनिक युग का प्रारंभ छपाई के आविष्कार से हुआ। चीन में सबसे पहले इस प्रकार से आपको लिख देना है क्या होता है। उसके बाद में प्रिंट मीडिया के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सिनेमा हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, ये सारे जनसंचार के माध्यम है जिनके तहत आप जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो सिनेमा, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिका, ये आपको जब प्रिंट मीडिया के प्रकार है उसमें आपको ये नाम लिख देना है। तो आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट माध्यम पे लिख दिया आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपको समाचार की परिभाषा पूछी गई। तो आप समाचार की परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट है जिसमें क्या हो सकता है, अधिक से अधिक लोगों की रुचि, इंटरेस्टेड हो लोग, और साथ ही अधिक से अधिक लोगों पर उसका क्या पड़े, इफेक्ट पड़े। तो ये समाचार कहलाता है। आपको 2 अंकों में जनरली पूछी गई तो आप इतनी परिभाषा लिख सकते हैं। चाहे तो सिर्फ समाचार तत्वों के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिए गए तो आप इनको नाम को लिख सकते हैं, जैसे कि नवीनता, निकटता, प्रभाव और जनरुचि, ये सारे क्या हो गए इसके तत्व हो गए। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपको क्या प्रश्न दिया गया उस आधार पर हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में आपको पूछा गया पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं, समस्याओं को समाचार रूप में परिवर्तित करके पाठक तक पहुंचाते हैं, यानी पढ़ने वालों के पास प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं, उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पत्रकारिता कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया शब्दकोश क्या है, तो देख लेते हैं। तो शब्दकोश क्या होता है, शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें क्या होता है, इसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। साथ ही शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप, विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। और जब मनुष्य समाज को स्वीकृति मिल जाती है तो उन्हें शब्दकोश में लिखा जाता है। मतलब वो परफेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पर शब्दकोश में उसकी एंट्री हो जाती है। तो ये आपको लिख देना है, शब्दकोश के बारे में पूरा उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। तो ये शब्दकोश की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा गया है, और साथ ही यहाँ पर आपको विभिन्न शब्दकोशों के नाम पूछे गए। तो विश्व ज्ञान कोश हो गया, चरित्र कोश हो गया, साहित्य कोश, ये उनके क्या हो गए, विभिन्न शब्दकोशों के नाम हो गए। तो इनको आप लिख सकते हैं। अब बाद में बढ़ते हैं, नीचे के दिए गए शब्दों के क्रम आपको पूछे गए, तो वो देख लेते हैं आप क्रम को किस प्रकार से जमाओगे। तो यहाँ पर जो शब्दकोश क्रम है उसका सही उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले अंकपित आ जाएगा, फिर अंतः, इक्षु, फिर इच्छित, ये पूरे आप शब्दकोश के अनुसार जमाएंगे। फिर जिज्ञासु, परिक्रम, परिक्रमण, योगासन, हिमाश्रय और हृदयंगम, ये आपको इतने पूछे गए 10 वर्ड है कुल टोटल। तो ये आपको अच्छे से इनको जमा लेना। ये सही क्रम में जमाए गए हैं, तो पहले अंक पे ये आएगा, दूसरे पे आएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे 10 तक क्रम से जमा लेना है। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया चरित्र कोश क्या है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे चरित्र कोश की भी परिभाषा आपको पूछी गई है अगले क्वेश्चन में। तो चरित्र कोश क्या होता है, विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियां दी गई होती है। इस व्यक्ति कोश को ही चरित्र कोश कहते हैं। मतलब बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेलिंग यानी उनके बारे में विस्तार से दिया रहता है, वो चरित्र कोश कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर संपादन के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया। तो चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप संपादन के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया। तो इस प्रकार से निष्पक्षता, साथ ही क्या होगा, तथ्यों की शुद्धता, ये सारे आपको लिख देना है। पूरे यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको संपादन का अर्थ के साथ में सिद्धांत पूछे तो ये पूरे जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लिख देंगे। वस्तुपरकता हो जाएगी, साथ ही यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिख देना है। संतुलन, ये चारों जो सिद्धांत है ये पूरे किसके, चारों पांचों सिद्धांत जो यहाँ पर दिए गए, स्रोत वगैरह, ये सारे हैं संपादन के सिद्धांत। तो इनको फॉलो करना होता है। जैसे कोई पत्रिका, समाचार का संपादन यदि करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया निष्पक्षता। निष्पक्ष होना पत्रकार के लिए बहुत अनिवार्य होता है। यदि वो निष्पक्ष नहीं है तो रिपोर्ट है वो जो बना रहा है जिसके बारे में पत्रकारिता, तो वो भी निष्पक्ष नहीं होंगी। तो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं होता है। सही गलत, न्याय अन्याय को ध्यान में रखकर अपनी पूर्व धारणाओं से दूर रहकर संपादन करना चाहिए। तो ये सही हो गया निष्पक्षता। उसके बाद तथ्यों की शुद्धता देख लेते, क्या वो जो आपको दिया गया है जिस बारे में, क्या वो सही है कि नहीं, आपको सबसे पहले परखना होता है संपादन के अनुसार। तो यही वो आपको लिखना है कि यथार्थ और वास्तविकता का प्रतिबिंब है। सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इससे क्या हो सकता है, तो तथ्य को तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं कर सकते। ये आपको इस प्रकार से नोट करना है। फिर वस्तुपरकता को भी इसी आधार पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी वही दिया गया आपको, उसका संबंध तथ्यों को देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि से होता है। इसमें अलग अलग सबके विचार अपने संतुलित समय पे हो सकते हैं, तो ये आपको लिखना है। फिर संतुलन भी बैठाना होता है, जैसे कि यदि समाचार का सिद्धांत यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है तो ये इस आधार पे आपको लिखना है। फिर स्रोत भी, मतलब वो सोर्स कहाँ से आई है, वो रिपोर्ट कहाँ से आई है, वो क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, तो ये पूरा उसमें आ जाता है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। डायरी लेखन क्या होता है, डायरी लेखन। तो यहाँ पर देखिए, डायरी किसका शब्द है, सबसे पहले लिख देंगे अंग्रेजी का शब्द है जिसका अनुवाद दैनंदिनी है। उसका बाह्य रूप मोटे गत्ते की जिल्द है। यह एक नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियाँ क्या होती है, क्रम से सजी होती है, मतलब लाइन से बनी होती है। और हर तिथि के साथ हमें अलग अलग चीज़ों, अपनी अंतरंग भाग में निजी बातों को दर्ज किया जाता है। तो ये पूरा डायरी लेखन के संबंधित होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दिन भर की घटनाओं, विचारों से गुजरते हैं, उन्हें हम सब यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हम उपभोग करते हैं वो सारी चीज़ें डायरी में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरी में इस प्रकार लिखना है। साथ ही आपने जो लिखा है उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो सुरक्षित करके उसकी स्मृति का बीमा कर दिया जाता है। मतलब आपकी जो है वो डायरी को एक बुक के अनुसार छपा सकते हैं यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है। तो ये आपका डायरी लेखन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे सारे 2 अंक वाले प्रश्न हो गए। अब देख लिए 4 अंक वाले देख लेते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो 4 अंक वाले में सबसे पहला प्रश्न आपका, जनसंचार की विशेषताएं बताइए। तो जनसंचार को मुख्य विशेषता संक्षिप्त रूप से हमें बताना है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। इसका दायरा बहुत व्यापक, बहुत पंचमेल तथा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है।
दूसरा क्या हो जाएगा, जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है तथा औपचारिक संगठन की भी आवश्यकता होती है। तो ये आपको उत्तर लिख देना है, जनसंचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा विशेषता इसकी हो जाएगी, जनसंचार में ढेर सारे द्वारपाल गेट कीपर काम करते हैं जो जनसंचार माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्रियों को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। ये आपको उत्तर लिख देना। जनसंचार की आवश्यकता जो विशेषता आपको पूछी गई वो हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो प्रिंट मीडिया वाला क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ा सकते हो। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में समाचार पत्र पत्रिकाएं या मुद्रण माध्यम की आपको विशेषता पूछी है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो कड़ी होती है जनसंचार की सबसे मजबूत, ये प्रिंट मीडिया होती है। यानी कि प्रिंट मीडिया के 3 पहलू होते हैं। प्रिंट मीडिया क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। तो समाचारों को संकलित करना, पत्र पत्रिका को छापना, समाचारों को संपादित करके छपने लायक बनाना, ये सारा आप उसमें लिख सकते हैं, चाहे तो प्रिंट मीडिया में भी और चाहे तो ये समाचार पत्र वाले में भी क्वेश्चन में आपको इंक्लूड कर देना। तो यहाँ पर पूरा समाचार पत्र पत्रिका के बारे में आप बता देंगे। बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे कि यदि समाचार पत्र पत्रिकाओं को हम ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उसका संकलन करें तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचनाओं का माध्यम बन सकती हैं। तो उसे मुद्रण और प्रसारित करता है। यहाँ पे पूरा आपको ये पूरा वर्णन लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको संदर्भ ग्रंथ के बारे में पूछा गया। तो क्या होता है संदर्भ ग्रंथ? संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें संदर्भ ग्रंथ का विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है। यानी कि विश्व ज्ञान कोश को आप लिख सकते हो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और साहित्य, इसके अतिरिक्त साहित्य कोश और चरित्र कोश भी होता है। ये तीनों मैंने आपको बता दिए शुरू में, तो वहाँ पर हमने चरित्र कोश भी देखा था और साथ ही विश्व साहित्य कोश। हम इसको एक बार और फिर देख लेंगे। तो संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारी का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। समस्त कोशों के विषयों पर बताया जा चुका है, जो मैंने आपको बताया तो यहाँ पर देख लिया। चलिए वो भी देख लेते हैं यदि आपको उसमें कोई डाउट है तो यहाँ पे आप जो संदर्भ ग्रंथ है उस आधार पर विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश और साहित्य कोश लिख लें, क्योंकि चरित्र कोश हमें एक क्वेश्चन में अलग से आ चुका है, इसको हम फिर से लिख चुके हैं और इसको आपको अगेन लिखना है। तो यहाँ पर जो जानकारी है उसमें क्या कलेक्ट होती है पूरी आपको यहाँ पर लिखना है। सारे विषयों की यहाँ पर तीनों जो आपका कलेक्शन आ जाएगा, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश और साहित्य कोश, तीनों का आपको यहाँ पर कलेक्शन लिख देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा है, स्ववृत्त, या इसको कहा जाता है हिंदी में बायोडाटा। इंग्लिश में हम बायोडाटा कहते हैं और हिंदी में स्ववृत्त कहते हैं। तो इस लेखन से आप क्या समझते हो, और साथ ही आपको बताना है इसमें कौन कौन सी बिंदुओं को शामिल किया जाता है, मतलब इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ववृत्त की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। तो ये हो गया स्ववृत्त। क्या होता है, मतलब यहाँ पे आपके बारे में सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी। आप किस चीज़ में स्पेशल थिंग हो, मतलब आप किस चीज़ में अच्छे से कार्य दक्षता आती है और आपको किस चीज़ का ज्ञान ज़्यादा है और आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, पूरा बायोडाटा आपका इस आधार पर तैयार किया जाता है। उसकी विशेषता क्या होती है, मतलब उसकी बिंदुओं क्या होते हैं। तो जैसे कि नौकरी तलाश एक प्रकार की मार्केटिंग है। इस मार्केटिंग में उम्मीदवार सफल होने के लिए अपना स्ववृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बिंदु ये नोट करना है कि यदि आप नौकरी के लिए हो तो आपका बायोडाटा मार्केटिंग के अनुसार होना चाहिए। एक अच्छा स्ववृत्त यानी बायोडाटा किसी चुंबक की तरह होता है जो नियोक्ता को आकर्षित कर लेता है। इसके लिए उम्मीदवार को स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुण होना चाहिए, मतलब बायोडाटा बनाने की कला में। नियुक्तिकर्ता से पहली लड़ाई तो स्ववृत्त ही लड़ता है, इसके बाद उम्मीदवार के लड़ने की बारी आती है। स्ववृत्त के कौन से पक्ष होते हैं, 2। पहला पक्ष क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित करे, और दूसरा जो संस्था के लिए सूचनाएं जुटाए। तो पहला और दूसरा पक्ष दोनों ही नियोक्ता होता है। इस आधार पर हम बना सकते हैं जो नियुक्ति करता है। तो उसके बाद में जो स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, जैसे कि आपने जितने कोर्स अवेलेबल है उतना ही एक्स्ट्रा आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। और साथ ही क्या होना चाहिए, ज्ञान अनुभव पूरा होना चाहिए। भाषा शैली एकदम सुथरी साफ सुथरी होना चाहिए। जो भी भाषा आप अच्छे से जानते हो बस वो भाषा साफ सुथरी होना चाहिए। और अधिक लंबा ज़्यादा छोटा भी ना, एकदम शॉर्ट में भी नहीं और ज़्यादा लंबा नहीं, एकदम मध्यम साइज में आपका होना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना। तो ये हो जाएगा आपका पूरा बायोडाटा के अनुसार। साथ ही अभिव्यक्ति माध्यम का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा अभिव्यक्ति माध्यम पर जितने भी प्रश्न थे सारे 2 अंक 4 अंक सारे प्रश्न देखे, वस्तुनिष्ठ भी देखे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। प्रश्न बैंक के सारे विषयों के सॉल्यूशन के लिए कक्षा 11वीं के लिए आपको ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। आप समझ गए होंगे मुझे इस वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लग रही है। इतने सारे जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ रहा है, साथ ही बुक्स में भी मिल रहा है कुछ और कुछ अन्य इसमें भी मिल रहा है। तो आपको सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।